Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As we already have discussed about mechanism, or you can say the process which is used for the treatment or the management of the renal failure, that was hemodialysis, in which we have discussed about the hemodialysis and then the peritoneal dialysis. बट हमने ये पढ़ा था कि बोथ ऑफ दीज प्रोसेस आर नॉट फॉर लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस, सस्टेन नहीं कर सकते लाइफ को, बिकॉज उनकी भी ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि श्योरिटी नहीं होती है, या हमें बार बार उन मैकेनिज्म्स की तरफ जाना पड़ता है जो कि पेनफुल होता है. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द अल्टीमेट मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड द रीनल ट्रांसप्लांट, जिसको कैसे डिफाइन करेंगे. द रिप्लेसमेंट ऑफ द डिजीज, डैमेज और द मिसिंग किडनी. डिजीज है, डैमेज है, यानी उसमें फेलियर हो चुका है, या कोई ट्रॉमा सर्जरी हुई है, इंजरी हुई है सॉरी, या जो है वो किडनी ऑलरेडी बाय बर्थ नहीं थी, या वो मिस्ड हो चुकी है, कोई भी रीज़न हो सकता है. उसको जब आप रिप्लेस करेंगे विद द डोनर किडनी, और जाहिर सी बात है जब आप डोनर से किडनी लेंगे तो वो एक हेल्दी फंक्शनल किडनी होगी, उसको हम रीनल ट्रांसप्लांट कहेंगे. सो ट्रांसप्लांट का मतलब आपको पता होता है कि जब एक चीज़ नहीं फंक्शन करी होती तो उसकी जगह हम दूसरे ऑर्गन्स को वहाँ पे लोकेट करते हैं ताकि उसका फंक्शन परफॉर्म किया जाए. ठीक है. सो बेटा इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, यानी अगर हम इसको एक और तरीके से डिफाइन करें, सो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द नॉन फंक्शनल किडनी. अपने नॉन फंक्शनल किडनी को इम्प्लांट हटाना है, उसकी जगह पे इम्प्लांट करवाना है हेल्दी फंक्शनल किडनी को. सो नॉन फंक्शनल किडनी का मतलब यही है कि उसको कोई इंजरी हुई है या कोई डिजीज हुई है तो उसने अपना फिल्ट्रेशन स्टॉप कर दिया है. ठीक है. देन क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, आपने पढ़ा था कि रीनल फेलियर जो है वो तब होता है जब यूरेनिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज आ जाती है. ठीक है. सो एंड स्टेज रीनल डिजीज जिन पेशेंट्स में क्रिएट हो जाए, चाहे वो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या उनको कोई भी कार्डियक डिजीज है, सो उस केस में एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है जो कि रीनल फेलियर ऑलमोस्ट कॉज करती है. तो बेटा यहाँ पे आपने याद रखना है कि हम ट्रांसप्लांट की तरफ यूजुअली तब जाते हैं जब फिल्ट्रेशन रेट जो है, जो आपने पढ़ा था कि 125 ml पर मिनट होता है, लेकिन अगर वो जस्ट 15 ml पर मिनट तक चला जाए, यानी कितना 10 ml डिक्रीज हो चुका है, तो हम उस टाइम पे रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं. ठीक है. बट हाँ इससे ज़्यादा है तो किसी न किसी तरीके से किडनी अपने फंक्शन को कंटिन्यू रख सकती है. ठीक. देन हमारे पास हिस्ट्री आती है. सो फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट जो किया गया था डॉक्टर मुरे ने किया था, और ये दिसंबर 23 को 1954 में हुआ था. टू आइडेंटिकल ट्विंस थे, रोनाल्ड एंड रिचर्ड, उनके दरमियान में. ठीक है. और उस टाइम तक जो है, इवन 1983 तक जो है, आप ये कह सकते हैं कि दे वर द हाई रिस्क ऑफ रिजेक्शन. जैसे हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 13 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास MHC जो हैं, यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की जो क्लासेस हैं, वो अगर मैच नहीं करती हैं, यानी उनके एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं आती, तो फिर वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती हैं. ठीक है. या TMD लिम्फोसाइट्स का आपने रोल पढ़ा था कि वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो रिजेक्शन कॉज करते हैं. सो नाउ हमने कुछ ऐसी मेडिकेशन करवानी है उस ऑर्गेनिज्म को या उस ह्यूमन को या पेशेंट को जिसमें हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाए ताकि वो एक्टिवेट होके उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे. ठीक है. सो अप टिल 1983 देयर वर हाई रिस्क ऑफ रिजेक्शन, लेकिन फिर 1983 में जब साइक्लोस्पोरीन फंगल मेडिसिन है, आपने फंजाई में पढ़ा था उसके रोल में, साइक्लोस्पोरियम से इसको ऑब्टेन किया जाता है, और इसको जब ऑब्टेन किया गया तो ये क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, सो जब आप पेशेंट को देंगे तो उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो उसका ऑर्गन उसमें फंक्शन कर सकता है. सो 5 to 20 ईयर्स तक हम उस ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ आसानी से गुजारा कर सकते हैं. ठीक है. मतलब वो रिजेक्शन के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं. पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 1979 में रावलपिंडी में जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट किया गया था बेटा, और अब तक जो है वो 9 ट्रांसप्लांट सेंटर हैं पाकिस्तान में, जिनमें से 5 जो हैं वो गवर्नमेंट हैं और 4 जो हैं वो प्राइवेट हैं. ठीक है. देन हमारे पास डोनर्स आते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है इसकी, वो डोनर होते हैं कि ज़ाहिर हमें कोई किडनी डोनेट करेगा तो हम उसको रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनर्स, लिविंग डोनर या डिसीज डोनर हैं. सो लिविंग डोनर जेनेटिकली रिलेटेड भी
हो सकते हैं, जैसे आपके पास आइडेंटिकल ट्विंस हैं, सो दे आर जेनेटिकली रिलेटेड, एंड दे कैन बी नॉन रिलेटेड, यानी ये फॉर रिलेटिव या जो दूर या इवन कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे, लेकिन अगर उनके जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो रही हैं तो हम उससे किडनी को ऑब्टेन कर सकते हैं। या डिसीज डोनर हैं जिनको कैडावेरिक या डेड डोनर भी कहा जाता है, यानी वो पेशेंट्स जिनको कार्डियक डेथ जो है वो हो चुकी हो, तो हम उनसे भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। उसके लिए यूजुअली डोनर सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जो कि पीछे उसके भी बहुत सारे जो है वो बायोसेफ्टी के मेजरमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको प्रेफर नहीं भी करते, वो लिविंग डोनर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। बट जो भी है डोनर कैन बी लिविंग एंड कैडावेरिक और डिसीज डोनर, ठीक है। देन हमारे पास आती है बेटा प्रिपरेशन फॉर ट्रांसप्लांट, यानी आपने ट्रांसप्लांट करवाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी सर्जन होगा उसने ये 4 चीज़ों की स्क्रीनिंग तो ज़रूर करवानी है। पहला है ब्लड ग्रुप मैचिंग, देन टिश्यू टाइप मैचिंग, फिर क्रॉस मैचिंग एंड डिजीज स्क्रीनिंग, ठीक है। ब्लड ग्रुप मैचिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से, ए बी, बी एंड ओ, ठीक। और RH सिस्टम आपको पता है या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। सो इस टाइप से अगर आप देखो तो आपके पास 8 ब्लड ग्रुप बन जाते हैं, ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ओ बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो बेटा आपने याद रखना है कि जिसको भी हम जिसका भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, वो रेसिपिएंट और जिससे ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं डोनर, दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो आपस में कंपैटिबल हो, यानी मैच करना चाहिए। मैच करने का क्या मतलब है कि सपोज अगर रेसिपिएंट का ब्लड जो है वो ए है और डोनर का ब्लड ग्रुप आप बी कर देते हैं, ठीक है, यानी 2 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, बेशक ए पॉजिटिव है और दूसरे के पास बी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी RH सिस्टम तो सेम है लेकिन ABO सिस्टम दोनों का डिफरेंट है। तो आपको ये पता है कि ए और बी जो होते हैं ये एंटीजेन्स होते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो एंटीबॉडी होती है वो ए वाले के पास बी होती है और बी वाले के पास ए एंटीबॉडी होती है। सो अगर डोनर बी है और रेसिपिएंट ए ब्लड ग्रुप वाला है, तो जैसे ही आप इसको ये वाला ब्लड देंगे तो बी एंटीबॉडी इसको किल कर देगी। सो ब्लड ग्रुप मस्ट बी मैचिंग, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास आती है टिश्यू टाइपिंग, इसी को HLA टाइपिंग भी कहते हैं, यानी इट शुड बी मैचेबल। अब टिश्यू टाइपिंग या HLA टाइपिंग का क्या मतलब है? HLA बेटा कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस को, ठीक है, एंड दीज एंटीजेंस आर प्रोटीन्स इन नेचर ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स। अब ये सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स पे नहीं होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स यानी हर टिश्यू की सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवर 100 HLAs जो हैं वो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन उनमें से 6 जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और ये 6 जो हैं 3 हम एक पेरेंट से इनहेरिट करते हैं और 3 जो हैं वो हम दूसरे पेरेंट से इनहेरिट करते हैं। नाउ डिपेंड कि आपको कौन सा वाला मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब चांसेस ऑफ मैचिंग ऑफ 6 with 6 इज अबाउट 1 in 1 lakh, ठीक है, यानी ये जरूरी नहीं है कि ये 6 जो है वो एक ही टाइप के हो, क्योंकि ये पॉलीमार्फिक होते हैं, इनके डिफरेंट एलील्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम ABO का कहते हैं ना कि टाइप्स तो यही है ABO, लेकिन आगे ये 8 ब्लड ग्रुप्स बन रहे हैं, इसी तरह ये टाइप्स तो यही 6 हैं, लेकिन ये पॉलीमार्फिक हैं, इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 100 तो फॉर्म्स हैं, लेकिन उनमें से 6 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्टिल इन 6 के भी आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। सो बेटा इनके जो 6 के 6 हैं वो हर तरह से दूसरे 6 के साथ मैच करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। हो जाए तो बेस्ट, लेकिन नहीं है तो फिर हमें 3 out of 6 की मैचिंग लाजमन करनी होती है, ठीक है। अब ये जो HLAs हैं A, B, C, DR, DQ एंड DP, ये कोड होते हैं बाय MHC यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के जो जीन्स हैं जो ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो बेटा इनको अगर हम डिवाइड करें तो हम 3 क्लासेस में करते हैं, A, B, C तक आपके पास 1 क्लास आ जाती है और ये बाकी 2 जो है ये क्लास 2 में आती है और 3 इनकी कॉम्प्लेक्स क्लास होती है, ठीक है। सो अगर आप क्लास 1 को देखें तो इनका रोल क्या है कि ये किलर T सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये जिस सेल्स पे प्रेजेंट है अगर उसके साथ कोई मैच नहीं कर रहा तो ये किलर T सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वो आपको पता है कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करता है उसको डिग्रेड कर देगा। सेकेंड क्लास का रोल है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ T
एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लास सी जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम को इन्वोट करती है। तो आपको याद होना चाहिए ये बात कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो टीएच सेल्स जो हैं वो बी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं। तो जब एंटीबॉडी एंटीजन की सरफेस के साथ अटैच हो जाती है तो उसके ऊपर कैस्केड सिस्टम या कंप्लीमेंट सिस्टम आके अटैच होते हैं और वो उसको डिग्रेड करता है, ठीक है। ये बहुत डिटेल में आपने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक। अच्छा, सो इन तीनों में से आपके पास जो क्लासेस हैं उनमें से 6 जो एटलीस्ट हैं उनको मैच होना चाहिए। अगर वो 3 मैच नहीं कर रहे हैं 6 में से तो पोस्ट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा पॉसिबल होती है, ठीक। थर्ड जो आपके पास है आता है वो है क्रॉस मैचिंग। सो क्रॉस मैचिंग क्या है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि जो डोनर का ब्लड है यानी अगर वो बी है सपोज, ठीक है, तो वो ए के साथ यानी रेसिपिएंट के साथ मैच नहीं कर रहा। जब ये दोनों ब्लड आपस में डिफरेंट होंगे तो वो क्या करेगा कि डोनर का जो ब्लड होगा वो रेसिपिएंट के एंटीबॉडी को इनिशिएट करवाएगा, यानी दिस बी विल इनिशिएट द दिस बी एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। सो अगर आप दोनों को मिक्स करें और रेसिपिएंट का सेल जो है वो डोनर के डिसीज के ऊपर अटैक करके उनको डिग्रेड कर दे तो आप इसको क्रॉस मैच कहते हैं। और ये क्रॉस मैच इस केस में पॉजिटिव होगा कि बी एंटीजन बी एंटीबॉडी से किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऑपोजिट कर दें यानी यहाँ पे एंटीजन भी ए हो और एंटीबॉडी भी बी हो तो अब ए एंटीजन बी एंटीबॉडी से डिग्रेड नहीं हो सकता। तो ये जब इससे डिग्रेड नहीं होगा तो इसको आप नेगेटिव क्रॉस मैच कहेंगे, ठीक है। सो जब भी आप आर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं तो क्रॉस मैचिंग पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी नेगेटिव क्रॉस मैचिंग, ठीक है। यानी जो एंटीजन है ब्लड का वो होस्ट के या रेसिपिएंट की एंटीबॉडी को स्टिमुलेट ना करे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास डिजीज स्क्रीनिंग है कि ये ना हो कि हमने बाकी सब चेक कर ली है लेकिन उसको एड्स है या HCV है या इस तरह की कोई डिजीज है तो उल्टा उसका ट्रांसप्लांट तो एक तरफ रहा वो दूसरी डिजीजेस को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। सो इससे प्रिवेंट होना चाहिए। देन हमारे पास प्रोसीजर आता है। सो प्रोसीजर जनरली क्या है कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब कि उसको फुल बॉडी एनेस्थीसिया देंगे। एब्डोमेन में इंसिजन होता है और लोअर एब्डोमेन में ऑलमोस्ट अपर किडनी से नीचे यानी जो ऑलरेडी आपकी किडनी है वहाँ पे प्रेजेंट उससे बिलो पोजीशन पे न्यू किडनी लगाई जाती है। और आपको याद रखना है कि न्यू किडनी के साथ अपनी ब्लड वेसल्स भी लेंगे हम वहाँ से और उसका अपना यूरिटर भी होगा, ठीक है। सो जो न्यू किडनी है अगर सपोज वो यहाँ पे आपने लगाई है और ओल्डर किडनी यहाँ पे थी तो न्यू किडनी को आपने थोड़ा लोअर लगाया है तो इसकी ब्लड वेसल्स को आपने अटैच करवाना है जो इलियक वेसल होती है लेग को जा रही होती है उसके साथ और इसका अपना जो यूरिटर है वो इसी यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होगा, ठीक है। सो ओल्डर किडनी जो थी या जो नॉन फंक्शनल किडनी थी इट इज ऑन इट्स प्लेस, उसकी जगह अब हमारी बॉडी में थर्ड किडनी आ जाएगी जो फंक्शनल होगी, ठीक है, वो लोअर होगी। अब इससे क्या होगा कि ये किडनी यहाँ पे रिजेक्ट ना हो सो इसके बाद यानी इस ऑपरेशन के बाद जो है वो लाइफ टाइम के लिए उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट यानी साइक्लोस्पोरिन दिए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी जो है वो अपने फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब देखिए बेटा इससे हमारे पास कुछ रिस्क क्रिएट हो सकते हैं कि ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी हो सकती है, दैट कैन बी डन इन एनी सर्जरी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो यहाँ पे किडनी है वो फ्लोटिंग रिब से प्रोटेक्ट हुई होती है जबकि ये किडनी जो है ये लोअर एब्डोमेन में है और इसके ऊपर कोई फ्लोटिंग रिब्स नहीं है तो इसको ट्रॉमा की तरफ या इंजरीज का ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन या रिस्क होती है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आती है कॉम्प्लिकेशंस। तो न्यू किडनी जब हम लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शनल हो, वो बॉडी में जाके इन्फेक्शन काज कर सकती है, उससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, होस्ट रिजेक्शन, चाहे आपने वो सब कुछ मैच करवा लिया है लेकिन स्टिल बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर किसी टाइम पे एक्टिवेट हुआ है तो वो होस्ट रिजेक्शन करेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ट्रांसप्लांट भी फॉर लाइफ टाइम नहीं होता, ये 5 से 20 ईयर्स तक सक्सेसफुली रह सकता है। ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है बेटा क्योंकि जब आप ऑपरेट करेंगे और न्यू ब्लड यहाँ से वेसल्स देंगे तो हो सकता है उस दौरान क्लॉट हो जाए और हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है इवन। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं लेकिन स्टिल इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ कर देता है और लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है और उस बंदे को जो कि डायलिसिस का एक पेन बर्दाश्त कर रहा था उसको 1 टाइम सर्जरी करके डायलिसिस के बार बार के पेन से
से बचा सकता है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट रीनल ट्रांसप्लांट। हैव अ